क्लास 12। आज हम अपने सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक है द्रव विलयनों का वाष्प दाब उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये वाष्प दाब होता क्या है, यानी वाष्प दाब किसे कहते हैं हम, वेपर प्रेशर होता क्या है, किन किन ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस वेपर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, और वाष्प दाब के संबंध में हम राउल का नियम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि आखिर वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है। तो जब वाष्प दाब की बात करते हैं तो नाम से ही पता है हमें, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, क्योंकि वाष्प दाब कहा गया है तो किसी द्रव की वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। अब वाष्प दाब को समझने के लिए हम एक छोटा सा कोई पात्र लेते हैं। इस पात्र के अंदर की पूरी वायु को निकाल दिया जाता है एक निर्वात पंप की सहायता से, या एक वैक्यूम जो पंप है उस पंप की सहायता से इस पात्र की संपूर्ण हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। ये निर्वात पंप है आपका, ठीक। तो हमने किया क्या, इस पात्र में से संपूर्ण वायु को बाहर निकाल दिया गया और इस पात्र को हमने किसी द्रव से भर दिया, किसी वाष्पशील द्रव से। ऐसा द्रव जो वाष्पित होता है, यानी जिसकी वाष्प बनती है, उस द्रव को या वाष्पशील द्रव को हमने इसमें भर दिया और इस पात्र का संपर्क एक मैनोमीटर से कर दिया जो दाब का मापन करेगा। तो हमने एक मैनोमीटर से इस पात्र का संपर्क कर दिया जो दाब का मापन करेगा। मैनोमीटर में पाठ्यांक लिखे होते हैं, मरकरी भरा होता है इसके अंदर। अब होगा क्या, देखिए, इस पात्र को हम गर्म कर रहे हैं, तो जैसे ही इस द्रव को हम गर्म करेंगे तो द्रव की वाष्प बनेगी, अर्थात वाष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो द्रव की वाष्प बनी, ये वाष्पन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब वाष्पन के साथ साथ, क्योंकि जो पात्र है वो वायुमंडल के संपर्क में है, तो जैसे जैसे वाष्पन होता है तो ये वाष्प द्रव की सतह से, ये पात्र की सतह से टकराती है। और क्योंकि पात्र की सतह जो है वो हमारे सराउंडिंग या हमारे वातावरण के संपर्क में है, तो पात्र की सतह का ताप कम होगा। जैसे ही इस वाष्प के कण इस पात्र की दीवार से टकराएंगे, वो पुनः किस में आ जाएंगे, आपकी द्रव प्रावस्था में, अर्थात संघनन प्रारंभ हो जाएगा। तो दो प्रक्रियाएं हो रही हैं, एक हो रही है वाष्पन और दूसरी प्रक्रिया हो रही है आपकी संघनन, ठीक है ना। क्योंकि हम द्रव को गर्म कर रहे हैं तो द्रव की वाष्प बन रही है, वाष्प पात्र की सतह से टकराती है और जैसे ही वाष्प के कण इस इस पात्र की सतह से टकराते हैं तो वो पुनः किस प्रावस्था में आ जाते हैं, द्रव प्रावस्था में। यानी एक ओर से वाष्पन हो रहा है और दूसरी ओर से संघनन हो रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है। वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाती है, अर्थात जितने अणु वाष्प प्रावस्था में जा रहे हैं उतने ही अणु पुनः किस में आ जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट में आ जा रहे हैं। सपोज करो 5 अणु आपके द्रव के वाष्प में बदले, तो ठीक उसी समय 5 अणु आपके क्या हो गया, वाष्प से पुनः द्रव में आ गए, अर्थात वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो गई, अर्थात एक साम्य स्थापित हो गया या एक साम्यावस्था आ गई। इस ऐसी साम्यावस्था को कहते हैं गतिशील साम्यावस्था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि चल रही है, 5 अणु जा रहे हैं, फिर 5 अणु नीचे आए, पुनः 5 अणु गए, फिर नीचे आए। 5 अणु में अपने उससे कह रहा हूं, हो सकता है 10 अणु भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, अर्थात संघनन जितना वाष्पन होगा, जिस रेट से आपका वेपोराइजेशन होगा उसी दर से आपका संघनन भी होगा। तो एक कंडीशन आती है जब वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है। इस स्थिति में जब वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाती है
इस स्थिति में इस द्रव की वाष्प द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ठीक है, मैं वाष्प दाब की जो डेफिनेशन है उसको यहां पर ला रहा हूं कि साम्यावस्था पर या गतिशील साम्यावस्था पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव की सतह पर डाला गया दाब कहलाता है वाष्प दाब। कंडीशन जरूरी है कि साम्यावस्था पर लगाया गया दाब, साम्यावस्था पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो होता है उसको हम वाष्प दाब कहते हैं, या उसी को संतृप्त दाब भी कहा जाता है, सैचुरेटेड प्रेशर। तो वाष्प दाब क्या है कि किसी द्रव की वाष्प द्वारा साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर डाला गया दाब कहलाता है आपका वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। वाष्प दाब जो होता है एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अणुसंख्य आपने कक्षा 11 में बात की होगी थोड़ी बहुत हमने, कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहां पर क्या होगा, देखो हम कहते हैं वाष्प दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी वाष्प दाब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जितने अणु वाष्प में जाएंगे, माना 5 अणु जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो कितने अणु दाब लगाएंगे, 5। अभी जो दाब लगा है, जो वाष्प दाब लगा है, वो कितने अणुओं द्वारा लगाया गया है, 5। अणुओं की संख्या बढ़ गई, अब 6 अणुओं द्वारा, एक अणु और चला गया तो 7 अणुओं द्वारा। ऐसे जैसे जैसे वाष्प प्रावस्था में अणुओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि जो वाष्प दाब है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो वाष्प दाब के विषय में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि वाष्प दाब को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब वो कारक कौन कौन से हैं, देखो। पहला कारक जो वाष्प दाब को प्रभावित करता है वो है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। उस द्रव की प्रकृति क्या है। अब देखो, द्रव की प्रकृति का मतलब ये है कि द्रव के कणों के बीच में, हमें पता है ना कि पदार्थ के कण, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, पदार्थ के कण हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। यानी पदार्थ के कण जिस बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसको कहा जाता है अंतरा आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो पदार्थ के कण कुछ आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या अंतरा आणविक बल। अब ये अंतरा आणविक बल जो हैं, ये अलग अलग पदार्थों में इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे ठोस में अंतरा आणविक बल बहुत प्रबल होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है, गैस में सबसे कम। अब जो द्रव है उनमें भी ये अंतरा आणविक आकर्षण बल अलग अलग होता है। जैसे ठोस होते हैं ना, तो ठोसों में भी, लोहा भी एक ठोस है लेकिन लोहे का गलनांक बहुत उच्च होता है। बर्फ है, बर्फ भी ठोस है, उसका गलनांक थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही मोम है, वो अलग पदार्थ है। यानी भिन्न भिन्न ठोसों में भी आकर्षण बल अलग अलग होता है। बिल्कुल उसी तरह भिन्न भिन्न द्रवों में भी इस अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान भी अलग अलग होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि द्रव की प्रकृति क्या है। अब दो अलग अलग प्रकार के द्रव हैं। सपोज करो एक द्रव आपका पानी है और एक द्रव आपका पेट्रोल है। अब दो अलग अलग द्रव हैं हमारे, पेट्रोल और जल। अब हमें पता है जल के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। और पेट्रोल के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो है वांडरवाल आकर्षण बल। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है, वांडरवाल बल। अब हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन बंध जो होता है वो प्रबल होता है, ये बहुत स्ट्रांग फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रांग फोर्स है, जबकि वांडरवाल फोर्स एक वीक फोर्स है। अब क्या होगा देखो, आप ये समझना, हमारे पास दो पात्र हैं अलग अलग। एक पात्र में हमने रखा पानी
और दूसरे पात्र में हम रख रहे हैं पेट्रोल। एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा कि इस पात्र में हमने लिया है H2O यानी जल, और इस पात्र में हम ले रहे हैं पेट्रोल। अब हम दोनों को गर्म कर रहे हैं, हमने जल को भी गर्म किया, हमने पेट्रोल को भी गर्म किया। अब होगा क्या, देखो पेट्रोल के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है ये वाला, ये आकर्षण बल कैसा है, वांडरवाल बल है। ये है वांडरवाल बल। तो ये आकर्षण बल, क्योंकि वांडरवाल आकर्षण बल दुर्बल होता है, तो ये आकर्षण बल आसानी से टूट जाएगा और पेट्रोल के कण आसानी से किसमें चले जाएंगे, वाष्प प्रावस्था में। जबकि जल के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। तो क्योंकि पेट्रोल के कणों के बीच में वांडरवाल नामक एक दुर्बल आकर्षण बल है, तो पेट्रोल के कण इस आकर्षण बल को तोड़कर आसानी से किसमें चले जाएंगे, वाष्प में। तो शीघ्रता से वाष्प में कौन जा रहे, पेट्रोल के कण जल की तुलना में शीघ्रता से वाष्प में जाएंगे, जिसके कारण पेट्रोल द्वारा लगाया गया वाष्प दाब अधिक होगा, जल के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब कम होगा। अर्थात अगर हम द्रव की प्रकृति के बारे में बात करें तो हम एक सेंटेंस में कहते हैं कि ऐसे द्रव जिनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होगा। यदि किसी द्रव में अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक है तो उसका वाष्प दाब कम होगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसी के आधार पर हम बता रहे हैं कि अंतरा आणविक आकर्षण बल यदि कम है तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। यदि किसी द्रव में अंतरा आणविक आकर्षण बल कम है तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा। क्योंकि आकर्षण बल यदि दुर्बल होगा तो क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा और द्रव के कण किसमें चले जाएंगे, वाष्प में। यदि आकर्षण बल अधिक है यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक है तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि कणों के बीच में आकर्षण बल प्रबल है तो इस बल को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसके कण आसानी से वाष्प में नहीं जाएंगे, और जब तक वाष्प में नहीं जाएंगे तो उनके द्वारा दाब भी नहीं डाला जाता है। तो हम सीधे सीधे एक सेंटेंस में कहते हैं कि ऐसे द्रव जिनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है उनका वाष्प दाब अधिक होता है, यदि अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक है तो उनका वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी वाष्प दाब और अंतरा आणविक आकर्षण बल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब हम अपने सेकंड कारक की ओर जाते हैं, दूसरे कारक की ओर, जो कि क्या है, ताप। तो ताप का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है, हमें पता है। जब ज्यादा अगर टेम्परेचर दे दें तो वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है, और वाष्पन की दर बढ़ने से वाष्प प्रावस्था में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ज्यादा अणु अगर वाष्प में जाएंगे तो उनके द्वारा डाला गया दाब भी अधिक होगा। तीसरा और अंतिम कारक हम कहते हैं अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। यदि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, अब इसको समझते हैं ये आखिर है क्या। अब आप ये मान के चलो, मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप इस फैक्टर को अच्छी तरह समझ जाएंगे। हमारे पास एक पात्र है, फिर से हम उसी पात्र की ओर जाते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास कोई लिक्विड है, वाष्पशील लिक्विड है या वाष्पशील द्रव है, ठीक। आप इस द्रव को गर्म कर रहे हैं। अभी खाली एक द्रव है ए, अब हम ए को क्या मान रहे हैं ये समझ लेना, वाष्पशील द्रव अकेला है। हम गर्म करेंगे तो द्रव के कण किस में जाएंगे, वाष्प में जाएंगे, और जब वाष्प में जाएंगे तो वो एक दाब डालेंगे द्रव की सतह पर। इसकी वाष्प द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब, यानी इसका वाष्प दाब हमेशा अधिक होगा। अब हमने क्या किया कि इस द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अवाष्पशील पदार्थ जैसे हम कहते हैं चीनी मिला दी हमने, चीनी की वाष्प नहीं बनती। चीनी कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील। अब हमने इस द्रव में क्या मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ यानी बी। हम वाष्पशील पदार्थ को ए से दिखा रहे हैं, अवाष्पशील को बी से। अभी तक क्या था देखिए, इससे पहले जब इसमें बी घटक नहीं था यानी अवाष्पशील विलेय
नहीं था तो इस द्रव की सतह पर सबके सारे के सारे जो कण होंगे वो किसके होंगे? वाष्पशील द्रव के। इसको गौर से समझना कि क्योंकि अभी इसमें केवल एक घटक है बस। कौन सा घटक है? ए। और ए क्या माना है हमने? वाष्पशील द्रव। इस पात्र की सतह पर जितने भी अणु थे, यहां पर हमने कितना अणु बनाया काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी कितने अणु हैं? 16। यानी एक समय में वाष्प प्रावस्था में कितने अणु जाएंगे? 16। कितने अणु जाएंगे? सब के सब वाष्प प्रावस्था में जाएंगे। तो एक समय में वाष्प प्रावस्था में कितने अणु जा रहे हैं? 16। तो दाब भी कितने अणुओं के द्वारा डाला जाएगा? 16 अणुओं के द्वारा, क्योंकि ये सारे के सारे अणु क्या हैं? वाष्पशील हैं, घटक ए। अब हमने क्या किया? इसमें चीनी मिला दी। चीनी कैसी होती है? अवाष्पशील। अब ये चीनी के कण क्या करते हैं? इस द्रव की सतह पर कुछ स्थान घेर लेते हैं, क्योंकि चीनी के कणों जब हम गर्म करेंगे, हम गर्म कर रहे हैं, पहले तो केवल पानी था, अब पानी की संख्या आ गई चीनी। तो पहले क्या हो रहा था कि जब गर्म कर रहे थे तो द्रव की सतह पर केवल पानी के कण आ रहे थे। ये जो 16 अणु थे, 16 के 16 किसके थे? पानी के। अब पानी में हमने चीनी मिला दी, गर्म कर रहे हैं, यहां से हमने गर्म करना प्रारंभ किया, तो पानी के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ी और चीनी के कणों की भी गतिज ऊर्जा बढ़ी। तो इस द्रव की सतह पर जल के साथ साथ चीनी के कण भी आ गए। यानी कुछ कण आपके इसके द्रव की सतह पर किसके आगे? चीनी के आगे। अब होगा क्या? देखिए, जब चीनी के कण द्रव की सतह पर आ जाएंगे तो द्रव के अणुओं को वाष्प में जाने के लिए कम स्थान उपलब्ध होगा। देखिए अब कितने अणु द्रव वाष्प प्रावस्था में जा रहे हैं? पहले 16 अणु जा रहे थे, अब केवल कितने अणु जा रहे हैं आपके? 8 अणु। कितने अणु गए? 8 अणु। और दाब भी कितने अणुओं द्वारा लगाया गया? 8 अणुओं के द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है, जब किसी शुद्ध वाष्पशील द्रव में, जब किसी शुद्ध वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है, जैसे यहां हमने चीनी की बात करी। शुद्ध द्रव क्या था? पानी। पानी में अवाष्पशील पदार्थ क्या मिलाई हमने? चीनी। तो जब किसी शुद्ध द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो अवाष्पशील पदार्थ के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर कुछ स्थान घेर लिया जाता है, जैसा आपको दिख रहा है। तो अवाष्पशील विलेय के कणों द्वारा द्रव की सतह पर कुछ स्थान घेर लिया जाता है, जिससे द्रव के अणुओं को वाष्प प्रावस्था में जाने के लिए कम स्थान उपलब्ध होता है। जब तक चीनी नहीं मिली थी कि पूरा का पूरा एरिया जो था, स्थान, वो किसके लिए उपलब्ध था? जल के कणों के लिए। तो जल के कण सबके सब वाष्प में जा रहे थे। चीनी मिलाने पर क्या हुआ? चीनी के कणों ने स्थान घेर लिया, तो जल के अणुओं के लिए स्थान क्या हो गया? कम। यानी पहले एक बार में 16 अणु वाष्प में जा रहे थे, अब कितने हो गए? 8, क्योंकि चीनी के कण वाष्पित नहीं होते हैं। तो हम कहते हैं कि जब किसी विलायक में या जब किसी शुद्ध वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो अवाष्पशील पदार्थ के कण उस द्रव की सतह पर कुछ स्थान घेर लेते हैं, जिससे द्रव के अणुओं को वाष्प में जाने के लिए कम स्थान उपलब्ध होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। अर्थात शुद्ध पानी का अगर वाष्प दाब कहें तो वो हमेशा ज्यादा होगा। जब पानी में हम चीनी मिला दें, नमक मिला दें, तो पानी का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि चीनी और नमक क्या है? आपके अवाष्पशील पदार्थ। तो हमने वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। द्रव की प्रकृति, ताप, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। द्रव की प्रकृति क्या होती है कि अंतरा आणविक बल प्रबल है तो वाष्प दाब कम होगा, अंतरा आणविक बल दुर्बल है तो वाष्प दाब अधिक होगा। ताप बढ़ाने पर हमेशा वाष्प दाब बढ़ता है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब घट जाता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।